अगर हम लोग अपने आसपास देखें, हाथ में जो फ़ोन है या कमरे में रखा लैपटॉप या शायद जिन इमारतों में हम बैठे हैं उसमें लगा स्टील और सीमेंट, हाँ। इन सब में एक ऐसी बात कॉमन है जिस पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता। देखिए, बहुत चांसेस हैं कि ये सारा सामान किसी बहुत ही विशालकाय लोहे के जहाज पर बैठकर हम तक पहुंचा है। बिल्कुल सही बात है। आमतौर पर हम फ्लाइट्स या ट्रेन्स की बात ज्यादा करते हैं, पर सच्चाई ये है कि दुनिया का 90% से ज्यादा ट्रेड आज भी चुपचाप समुद्र के रास्तों से ही होता है। राइट। और वही इस डीप डाइव का मेन टॉपिक है। मतलब एक पल के लिए सोचिए, भारत जैसे देश की, जिसकी आबादी 140 करोड़ है, उसकी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? हाँ, वही तो। कैसे लाखों टन क्रूड ऑयल, कोयला, मशीनरी और रोज का सामान हमारे तटों पर उतारता है और वहां से दुनिया भर में जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम लोग उसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को डिकोड करेंगे जिसे हम बंदरगाह या पोर्ट्स कहते हैं। देखिए, मेरी समझ से ये एक बहुत ही जरूरी पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अगर किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ देखनी हो ना, तो शेयर मार्केट से ज्यादा उसकी सी पोर्ट्स पर नजर डालनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे पास जो फैक्ट्स हैं आज, वो साफ बताते हैं कि कैसे भारत ने अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज किया है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। सही कहा। इसके पीछे सदियों का इतिहास और मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। हाँ। तो इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले इसके नंबर्स देखते हैं। हमारे सोर्सेस के हिसाब से भारत इस पूरे मरीन ट्रैफिक को 2 कैटेगरीज में बांट कर चलाता है। देश में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, यानी बड़े पोर्ट्स, और 200 से ज्यादा छोटे या नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। जो ये 13 बड़े पोर्ट्स हैं वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन बाकी के 200 छोटे पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं। ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों? इसके पीछे एक काफी क्लियर प्रैक्टिकल रीजन है। जो 13 मेजर पोर्ट्स है वो असल में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के दरवाजे हैं। यहाँ से स्ट्रेटेजिक सामान आता है, जैसे क्रूड ऑयल, डिफेंस इक्विपमेंट, भारी मशीनरी। राइट। तो इनका मैनेजमेंट एक सेंट्रलाइज सिस्टम से होना जरूरी है, ताकि नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में कोई कंफ्यूजन ना हो। यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ जो 200 छोटे पोर्ट्स हैं, वो स्टेट्स की लोकल इंडस्ट्री, फिशिंग और कोस्टल ट्रांसपोर्ट को हैंडल करते हैं। अगर इनका कंट्रोल भी दिल्ली से होने लगे तो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, और लोकल इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। पर यहाँ मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन दिखा फिगर्स में। देखिए, जब भी हम लोग बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंडस्ट्री की बात करते हैं तो गुजरात का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, आमतौर पर वही परसेप्शन है। लेकिन इन 200 छोटे पोर्ट्स की लिस्ट देखें तो सबसे ज्यादा पोर्ट्स महाराष्ट्र में हैं। वहां 53 छोटे पोर्ट्स हैं, जबकि गुजरात 45 के साथ नंबर 2 पर है। गुजरात इतना ट्रेड करता है, फिर भी वहां छोटे पोर्ट्स कम क्यों है? अरे, ये काफी अच्छा सवाल है, पर इसका जवाब ना इकोनॉमी में नहीं बल्कि ज्योग्राफी में है। महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न कोस्ट है, जिसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, वो बहुत ही कटाफटा है। कटाफटा मतलब वहां बहुत सारी नेचुरल क्रीक्स हैं, छोटी छोटी खाड़ियां जहां पानी अंदर तक आता है और सेफ रहता है। तो सदियों से लोकल लोगों ने इन खाड़ियों का यूज मछली पकड़ने और छोटे ट्रेड के लिए किया, इसलिए वहां नेचुरली इतने सारे छोटे पोर्ट्स बन गए। ओह, और गुजरात में ऐसा नहीं है? नहीं, गुजरात की कोस्ट लाइन कंपैरेटिवली ज्यादा सपाट और लंबी है, तो वहां की गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज की स्ट्रैटेजी ही अलग रही है। उन्होंने छोटे छोटे कई पोर्ट्स बनाने की बजाय कुछ सिलेक्टेड पर बहुत ही मैसिव और डीप पोर्ट्स बनाए। नंबर कम है पर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ज्योग्राफी कैसे स्ट्रैटेजी को बदल देती है, ये देखना सच में फैसिनेटिंग है। तो चलिए, वेस्टर्न कोस्ट की बात हो ही रही है तो थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसको। बिल्कुल। अरेबियन सी से लगा ये कोस्ट हिस्टोरिकली हमारा प्राइमरी दरवाजा रहा है। यहाँ 6 बड़े पोर्ट्स हैं, पर इसमें मुझे गुजरात के कांडला पोर्ट की स्टोरी सबसे अलग लगी। सोर्सेज बताते हैं कि ये एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का रिजल्ट था। हाँ, मैं उसी पर आने वाली थी। देखिए, 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो देश ने सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं खोया था, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका भी लगा था हमें। राइट। ब्रिटिश टाइम में नॉर्थ इंडिया का, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो भी एग्रीकल्चर और ट्रेड था, वो सब कराची पोर्ट से होता था। और जब कराची पाकिस्तान में चला गया तो रातों रात नॉर्थ इंडिया का ट्रेड रूट ही कट गया। पूरा का पूरा प्रेशर अचानक से मुंबई पोर्ट पर आ गया। तो कांडला उसी का ऑल्टरनेटिव था? एग्जैक्टली। उस प्रेशर को खत्म करने और कराची का ऑप्शन बनाने के लिए 50s में कच्छ की खाड़ी में कांडला पोर्ट बनाया गया। ये नए आजाद भारत के लिए सिर्फ कंक्रीट नहीं
बल्कि एक लाइफलाइन थी। और वक्त के साथ कैसे आइडेंटिटी बदलती है ये भी काफी दिलचस्प है। 2017 में इस हिस्टोरिकल कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। हाँ। खैर, कांडला से थोड़ा साउथ चलते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट आता है। 19वीं सदी का बना ये पोर्ट ट्रेड का हब था, लेकिन उसके बिल्कुल बगल में नवी मुंबई में न्हावा शिवा बनाया गया, जिसे JNPT भी कहते हैं। हाँ, तो जब पहले से ही मुंबई में इतना बड़ा पोर्ट था तो उसके इतने पास एक और नया मेजर पोर्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए थी क्योंकि ट्रेड करने का तरीका पूरी तरह बदल गया था। मुंबई पोर्ट पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना था, जब सामान बोरियों में, बक्सों में आता था, जिसे लोग हाथों से उठाते थे। हाँ। लेकिन तीसरी और चौथी क्वार्टर आते आते दुनिया में कंटेनराइजेशन स्टार्ट हो गया। सारा सामान अब उन बड़े 20 या 40 फीट के स्टील कंटेनर्स में आने लगा। अब इतने हेवी कंटेनर्स रखने के लिए मैसिव ओपन स्पेस चाहिए। राइट। और मुंबई पोर्ट तो शहर के बीचों बीच फंसा था। वहां ना तो बड़े ट्रक्स के लिए जगह थी और ना ही कंटेनर्स रखने का स्पेस था। तो इसको सुनकर मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है, जैसे मुंबई पोर्ट शहर का वो पुराना हिस्टोरिकल थोक मार्केट हो, हाँ। जहां ट्रेड तो बहुत होता है पर गलियां इतनी पतली हैं कि बड़े ट्रक्स अंदर नहीं जा सकते। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए शहर के बाहर एक नया ह्यूज मेगा मॉल बना दिया गया, यानी न्हावा शिवा, जहां सब कुछ मैकेनाइज्ड है। वाह, ये बहुत ही परफेक्ट कंपैरिजन है। असल में न्हावा शिवा को इसी मेगा मॉल माइंडसेट के साथ ही डिजाइन किया गया था। वहां सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है। इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बन चुका है। क्या बात है। और वेस्टर्न कोस्ट पर कुछ और भी की प्लेयर्स हैं, जैसे गोवा का मोरमुगांव पोर्ट। गोवा सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है, ये पोर्ट आयरन और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हब है। उसके अलावा कर्नाटका में न्यू मैंगलोर है, जहां से कॉफी और काजू का ट्रेड होता है। और फिर केरला का हिस्टोरिक कोची पोर्ट। कोची, जिसका हिस्ट्री तो मसालों के ट्रेड की वजह से सदियों पुराना है। तो ये तो हो गई वेस्टर्न कोस्ट की कहानी, जहां नेचर ने हमारा काफी साथ दिया। पर अब अगर हम ईस्ट कोस्ट पर चलते हैं, जहां बे ऑफ बंगाल है, तो वहां सिचुएशन थोड़ी अलग है, राइट? हाँ, वहां नेचर उतनी मेहरबान नहीं है। बे ऑफ बंगाल काफी एग्रेसिव रहता है। वहां साइक्लोन्स बार बार आते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहां की जमीन स्ट्रेट और सपाट है, तो शिप्स को रुकने के लिए नेचुरल हाइडिंग स्पॉट नहीं मिलता। इसीलिए ईस्ट कोस्ट पर हेवी इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी है। एक और चीज मैंने मैप में नोटिस की, बाकी सारे स्टेट्स में 1 या 2 मेजर पोर्ट्स हैं, लेकिन तमिलनाडु एक एक्सेप्शन है। वहां अकेले 3 मेजर पोर्ट्स हैं, टूटिकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। ये तीनों एक ही स्टेट में क्यों कॉन्सेंट्रेटेड हैं? इसका रीजन तमिलनाडु का अपना इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है। वहां ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग का काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है। इन सब के लिए कच्चा माल मंगाना और फिनिश्ड गुड्स बाहर भेजना एक हेवी कैपेसिटी मांगता है। समझ रहा हूं। टूटिकोरिन को तो पर्ल सिटी भी बोलते थे पहले। वो स्टेट का सदर्न ट्रेड देखता है। चेन्नई मिडिल में है और एन्नौर को स्पेशली चेन्नई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए बनाया गया था, मेनली कोयला और थर्मल प्लांट की ऐश हैंडल करने के लिए। अच्छा, अब आपने चेन्नई का नाम लिया तो सोर्सेज में लिखा है कि चेन्नई एक कंप्लीटली आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन मेड पोर्ट है, जबकि थोड़ा ऊपर आंध्र प्रदेश में विजाक यानी विशाखापट्टनम पोर्ट है, जो प्रैक्टिकली सबसे डीप नेचुरल पोर्ट है। हाँ, तो जब विजाक में नेचर ने इतनी अच्छी डेप्थ और सिक्योरिटी दी है, वहां डॉल्फिन्स नोज नाम की एक पहाड़ी भी है जो तूफानों से बचाती है, तो वहां पोर्ट बनाना सेंस बनता है। लेकिन चेन्नई में जहां ना डेप्थ थी ना प्रोटेक्शन, वहां नेचर से इतनी बड़ी लड़ाई लड़के पोर्ट क्यों बनाया गया? ये ना इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स का क्लासिक टकराव है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि शिप से कच्चा माल या हेवी कंटेनर्स उतारने के लिए पानी का शांत होना बहुत जरूरी है, वरना क्रेन कैसे काम करेगी अगर जहाज हिलता रहेगा। साउथ इंडिया का पूरा ट्रेड मद्रास के आसपास ही सेंटर्ड था। ओह, तो सेंटर ऑफ कॉमर्स वहीं था। हाँ, कपड़ा, चमड़ा, मसाले सब वहीं से एक्सपोर्ट होना था, तो पोर्ट वहीं बनाना मजबूरी थी। और क्योंकि समुद्र वहां बहुत उग्र था, तो इंजीनियर्स ने ब्रेक वाटर टेक्निक का यूज किया। ब्रेक वाटर, थोड़ा समझाएंगी ये क्या होता है? मतलब क्या समुद्र के अंदर कंक्रीट की दीवारें? हाँ, लगभग ऐसा ही। लाखों टन पत्थर और स्पेशली डिजाइन किए गए बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स समुद्र के बॉटम पर डालकर एक घेरा बनाया जाता है। तो जब बाहर की तेज लहरें आकर उस दीवार से टकराती हैं, तो उनकी एनर्जी वहीं टूट जाती है और दीवार के अंदर एक शांत तालाब जैसा हिस्सा बन जाता है, जहां जहाज आराम से खड़े रह सकते हैं।
चेन्नई पोर्ट इसी इंजीनियरिंग मार्वल का एक हिस्सा है। और वैसे ही ओडिशा में पारादीप पोर्ट है, जो मेनली माइन से निकले कोयले और आयरन ओर के लिए बनाया गया है। कमाल है। नेचर का सपोर्ट और ह्यूमन इंजीनियरिंग का ये कॉन्ट्रास्ट सच में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो अब तक हमने 11 बड़े पोर्ट्स कवर कर लिए हैं और ये सारे समुद्र के किनारे हैं। पर हमारी रिसर्च उन 2 पोर्ट्स को भी हाईलाइट करती है जो इस बेसिक रूल को ब्रेक करते हैं। हाँ, ये दोनों ज्योग्राफी के एक्सेप्शंस हैं। सही में। पहला है वेस्ट बंगाल का कोलकाता पोर्ट, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहते हैं। ये हमारा इकलौता मेजर रिवर बेस्ड पोर्ट है, मतलब जो हुगली नदी पर है। तो मेरा सवाल यह है कि जब बाकी सब समुद्र पर हैं, तो समुद्र से 200 किलोमीटर अंदर एक नदी पर पोर्ट चलाने की क्या साइंस है? देखिए, समुद्र पर पोर्ट चलाना एक बात है, पर नदी पर चलाना एक कंटिन्यूअसली चलने वाला युद्ध है। युद्ध क्यों? क्योंकि समुद्र में डेप्थ कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहती है, पर हुगली नदी में डेप्थ उतनी नहीं होती कि कोई बड़ा कार्गो शिप सीधे कोलकाता चलाए। अगर वो आएगा तो नदी के बॉटम में फंस जाएगा। तो फिर ये बड़े शिप्स आते कैसे अंदर? ये शिप्स ना समुद्र के मुहाने पर रुककर वेट करते हैं। जब हाई टाइड आती है तो समुद्र का लाखों गैलन पानी उल्टा नदी के अंदर पुश होता है। इससे कुछ घंटों के लिए नदी में पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है। ओह, तो शिप्स इस लहर की लिफ्ट का यूज करते हैं एक तरह से। एग्जैक्टली, वो इस एक्स्ट्रा डेप्थ का फायदा उठाते हैं और टाइड पर बैठकर तेजी से अंदर निकल आते हैं। पर चैलेंज सिर्फ यही नहीं है। अच्छा, और क्या है? नदियां अपने साथ मिट्टी और सिल्ट भी तो लाती है ना। वो नदी के बेड पर जमती रहती है। अगर उसको लगातार ना हटाया जाए तो कुछ ही महीनों में शिप्स आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वहां राउंड द क्लॉक ड्रेजिंग चलती है। ड्रेजिंग मतलब वो वैक्यूम क्लीनर जैसा जो पानी के नीचे से मिट्टी खींचता है? हाँ, वही, एकदम सही समझे। ये बहुत ही महंगी प्रोसेस है, पर करना पड़ता है, क्योंकि कोलकाता सिर्फ ईस्ट इंडिया का नहीं, बल्कि नेपाल और भूटान जैसे लैंडलॉक्ड देशों का भी समुद्र तक पहुंचने का इकलौता बड़ा रास्ता है। वाह, एक पोर्ट जो लहरों और टाइड के शेड्यूल के भरोसे चलता है। और इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे एक्सेप्शन पर, जो इंडिया के मेन लैंड पर ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर की, यानी श्री विजयापुरम पोर्ट की, जो अंडमान और निकोबार की कैपिटल में है। ये जगह तो कलकत्ता या चेन्नई से हजारों किलोमीटर दूर है। इसे टॉप 10 पोर्ट्स की लिस्ट में क्यों रखा गया है? यहाँ इकोनॉमिक्स से ज्यादा ना स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी काम आती है। श्री विजयापुरम बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के एकदम सेंटर में है। और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि ये मलक्का स्ट्रेट के बहुत पास है, जो सबसे बिजी सी रूट है। हाँ, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच लगभग हर बड़ा शिप वहीं से गुजरता है। तो ये पोर्ट भारत के लिए समुद्र के बीचों बीच एक वॉच टावर या मॉनिटरिंग स्टेशन का काम करता है। ये शिप्स को फ्यूल और रिपेयर तो देता ही है, पर इंटरनेशनली हमारी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को भी मजबूत करता है। अब समझ आया। तो ये तो हो गए हमारे 13 हैवी वेट्स। लेकिन अब थोड़ा स्टेप बैक करके पूरी पिक्चर को देखते हैं। एपिसोड के शुरू में हमने उन 200 छोटे पोर्ट्स का भी जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। अगर इनको छोटा कहा जाता है तो क्या इनका काम सिर्फ कुछ मछुआरों और लोकल बोट्स तक ही लिमिटेड है, या इकोनॉमी में इनका कोई बड़ा रोल है? देखिए, ये जो माइनर या छोटा पोर्ट शब्द है ना, ये सिर्फ एक लीगल टेक्निकल टर्म है। इनके बिजनेस स्केल से इसका कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी ये है कि भारत का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल आउटपुट इन्हीं छोटे पोर्ट्स पर टिका है। कोई एग्जाम्पल देकर समझाएंगे? जैसे गुजरात का मुंद्रा पोर्ट ले लीजिए। टेक्निकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मेजर पोर्ट नहीं है, बट अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करें तो आज ये देश के सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट्स में आता है। ओह, अच्छा। वहीं गुजरात में दाहेज और हजीरा पोर्ट्स हैं। ये स्पेशली केमिकल्स और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG के इंपोर्ट के लिए दुनिया भर में फेमस है। और सोर्सेज में महाराष्ट्र के रत्नागिरी और बांद्रा का भी जिक्र है। तमिलनाडु में कुद्दलूर और केरला में अष्टमुडी और पूवर जैसे पोर्ट्स भी इसी लिस्ट में आते हैं। हाँ, क्योंकि इन सब का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है। कोई सिर्फ थर्मल प्लांट के लिए कोयला लाता है, कोई फर्टिलाइजर का ध्यान रखता है, तो कोई स्पेसिफिक रिफाइनरी के लिए क्रूड ऑयल। राइट। अगर किसी वजह से ये छोटे पोर्ट्स काम करना बंद कर दें तो सोचिए क्या होगा। सारा का सारा भारी लोड उन 13 मेजर पोर्ट्स पर आ गिरेगा, जहां जगह पहले से फुल है। तो पूरा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ही जैम हो जाएगा। बिल्कुल थप्पड़ जाएगा। इसको सुनकर मुझे ह्यूमन बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन की याद आ गई। जैसे हमारे 13 मेजर पोर्ट्स बॉडी के मेन ऑर्गन्स या आर्टरीज की तरह हैं, जहां से बल्क में खून पंप होता है। हाँ। लेकिन ये 200 छोटे पोर्ट्स ना,
उन कैपिलरीज या केशिकाओं की तरह हैं जो बॉडी के हर एक हिस्से तक जाली हुई हैं। ये इंश्योर करते हैं कि इकोनॉमी के आखिरी छोर पर बैठे कारखाने या लोकल मार्केट तक भी रिसोर्सेज बिना रुके पहुंचते रहें। ये एनालॉजी बहुत क्लियर पिक्चर देती है। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ये कशिकाएं लोकल लेवल पर जो हजारों जॉब्स क्रिएट करती हैं, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, मेंटेनेंस, वो इस एरिया के लिए अलग ही इकोनॉमिक लाइफलाइन होता है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने लगभग पूरे इंडियन कोस्ट लाइन का चक्कर लगा लिया। हमने सिर्फ मैप्स और नंबर्स नहीं देखे, हमने समझा कि कैसे मुंबई की भीड़ ने नावा शेवा के मेगा मॉल को बनाया, चेन्नई में कैसे इंजीनियर्स ने समुद्र के सामने दीवारें खड़ी कर दी, और हुगली नदी पर टाइड के सहारे ट्रेड कैसे चलता है। और मेरी समझ से ये जानना हम सब के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत नाजुक होती है। अगर कंडला या चेन्नई के किसी पोर्ट पर क्रेन्स एक दिन के लिए भी रुक जाए ना, तो कुछ ही दिनों में हमारे मार्केट से सामान गायब हो जाएगा। बिल्कुल, फैक्ट्रीज में मशीन्स रुक जाएंगी। ये पूरा सिस्टम एक ऐसी साइलेंट मशीन है जिस पर हमारी नॉर्मल लाइफ डिपेंड करती है। एग्जैक्टली। और अब जब हम इस कॉन्वर्सेशन के एंड पर आ गए हैं, तो एक डिटेल पर मेरा ध्यान बार बार जा रहा है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। कौन सा? वो नाम बदलने वाला पार्ट। जैसे हमने बात की कि कच्छ का हिस्टोरिकली फेमस कांडला पोर्ट अब ऑफिशियली दीनदयाल पोर्ट बन चुका है, और वैसे ही अंडमान्स का पोर्ट ब्लेयर, जो ब्रिटिश टाइम का नाम था, अब श्री विजयापुरम पोर्ट हो गया है। हाँ। हम लोग इन चीजों को अक्सर बस पेपर का बदलाव मानकर भूल जाते हैं, पर एक पल निकालकर सोचिए जरूर, क्या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम का बदलना सिर्फ सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव काम का हिस्सा है, या फिर ये एक क्लियर सिग्नल है कि आज का मॉडर्न भारत अपनी इकोनॉमिक ताकत और अपनी हिस्ट्री को उस कॉलोनियल चश्मे से हटाकर देखने लगा है जो सदियों से उस पर थोपा गया था। ये एक लंबा डिबेट हो सकता है। बिल्कुल। क्या हम अपने ट्रेड और वेल्थ के साथ साथ अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भी वापस रिक्लेम कर रहे हैं? ये एक ऐसी थॉट है जिस पे हमें और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अगली बार जब कोई नया सामान आपके हाथ में आए, तो ये जरूर सोचना कि वो किन लहरों और किन तटों का सफर करके आप तक पहुंचा है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।